चलो आज कौन सा डे होगा? डे 4। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने भारत में जो आगमन यूरोपीय कंपनियों का हुआ है उसमें से पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा है खासकर, और कंप्लीट भी किया है उसको। फिर उसका आज हम लोग टेस्ट भी दिए। ठीक, टेस्ट भी दिए। चलो अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसका रिवाइज करें 5 मिनट। अच्छा बताओ, भारत सोने की चिड़िया है, ये इसका वर्णन किस बुक में था? हिस्टोरिका। उसके उसको लेखक कौन थे, उसको लिखने वाले? हेरोडोटस। किसने लिखा था? पहला पुर्तगाली यात्री का नाम बताओ जो भारत आया था। गलत जवाब। जो भारत आया था, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ जो खोज के लिए, वो तो बार्थोलोमेव डियाज ने कैप ऑफ यूरोप का खोज किया था, समझे? अब बताओ दूसरा पुर्तगाली यात्री बताओ जो भारत आया था। अल्ब्रेस कैब्राल। कब, वेयर, मतलब कहाँ आया तो भारत था, मतलब कब? 1500 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पहला जो यात्री था वास्को डिगामा, ये 1498 में आया था। ठीक है, और दूसरा अल्ब्रेस कैब्राल जो 1500 ईस्वी में आया था। 1502 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डिगामा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। कुछ चीजें उसमें छूटा है जो कि आगे टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा एक बार बता दूं। पुर्तगाल यात्री, ठीक है। एक बात जान लो, गोवा जो है ना, गोवा वो भारत का 25वां राज्य बना था। कितना राज्य बना था? 25वां राज्य। और टोटल राज्य कितना है पता ही होगा, 28, 28 राज्य, 28 राज्य। अंग्रेज भारत पर एकाधिकार स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केरल के कोचीन में खोला। ये शायद नहीं लिखा होगा। जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली, इन्होंने अपना पहला पहला व्यापारिक, पहला जो व्यापारिक है, ये इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केरल, अच्छा आया तो केरल था, तो केरल के कोचीन में खोला था। केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन जगह है, कोचीन में इन्होंने, कोचिंग नहीं समझना, कोचीन, केरल के कोचीन में अपना पहला व्यापारिक कारखाना को या पहला व्यापारिक संस्थान खोला था इन्होंने, पुर्तगालियों ने। दूसरा जो है वो कुन्नूर में खोला था, केरल के कुन्नूर में। और दूसरा केरल के, केरल के कुन्नूर में, यानी कि दोनों जगह है। कोचीन भी एक केरल का ही स्थान है और कुन्नूर भी केरल में ही पाया जाता है। तो इन दोनों जगहों पर पहला जो है केरल के कोचीन में खोला व्यापारिक पुर्तगालियों ने, और दूसरा केरल के कुन्नूर में। इन दोनों पॉइंट को याद रखना, जो छूट गया था, नहीं बता पाए थे। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। अब ध्यान देना, रुको 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 रुको, हम बात कर रहे हैं 1530 ईस्वी की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1530 ईस्वी के। हमको बताओ कि सबसे पहला जो पुर्तगालियों का गवर्नर बना था, कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मोरा बना था। कब बना था? 1505 ईस्वी तक रहा। कब तक? 1509 में कौन बना? अल्फांसो डी एल्बुकर। कब तक रहा? 15 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस बीच में और भी गवर्नर आए।
सभी गवर्नरों का अभी यहाँ पे विवरण नहीं दिया हुआ है, जितना का जिक्र है उतना के बारे में हम बता रहे हैं। उसमें से एक और गवर्नर का जिक्र है जो कि 1530 ईस्वी में पुर्तगाली पुर्तगाली गवर्नर, इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। इसका नाम है पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ध्यान देना। अच्छा एक मिनट, 1530 ईस्वी में पुर्तगाल के एक गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर। इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया कि पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी जो था वो था पहले कोचिन, क्योंकि सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाई जाती है जानते हो, जहां अपना मुख्य काम होता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो ये व्यापारिक संस्थान है ये कोचिन में बनाया। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जो भी काम होगा वो कोचिन में होगा, और जो भी मतलब कि लोग आएंगे उनके पुर्तगाल से वो कोचिन में आएंगे। तो उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था कोचिन को। किसको बना लिया था? लेकिन नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, कोचिन को हटा दिया राजधानी से। इन्होंने टोटल चीज अपना शिफ्ट कर लिया गोवा में आके। कहाँ पे शिफ्ट कर लिया? गोवा में। उसको हटाकर अपना जो मतलब कि नया एक तरह से कहो इन्होंने अपना नया ये क्या बनाया, राजधानी, नया राजधानी, नया राजधानी बनाया। किसको? गोवा को बनाया। किसको बनाया? गोवा को बनाया। और हटाया किसको? कोचिन को हटाकर, कोचिन को हटाकर, कोचिन को हटाकर नया राजधानी गोवा को बनाया। किसने हटाया? नीनो डी कुन्हा ने हटाया। किसने हटाया? अच्छा बताओ, नीनो डी कुन्हा ने मतलब पुर्तगाली गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा, इन्होंने अपना राजधानी कोचिन से हटाकर गोवा को शिफ्ट किया। कब किया शिफ्ट? ईस्वी बताओ। 1530 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने ही गुजराती शासक बहादुर शाह से मुलाकात। अब एक और केस है नीनो डी कुन्हा पर। दो तीन बातें हैं जो कि तुमको याद रखना है। एक और क्या है कि नीनो डी कुन्हा ने ही, नीनो डी कुन्हा, ये जो नीनो डी कुन्हा है इन्होंने ही, नीनो डी कुन्हा ने ही, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, गुजराती शासक या फिर गुजराती राजा को, गुजराती राजा जिसका नाम था उसके शासक बहादुर शाह, राजा ने को इसको शासक को बहादुर शाह, बहादुर शाह, जानते हो बहादुर शाह के साथ क्या किया इन्होंने? बहादुर शाह इससे मिलने पर धोखे से मार दिया। मतलब ये गुजराती शासक थे। कौन? बहादुर शाह। कौन? लेकिन ये ना पुर्तगालियों के व्यापार में हस्तक्षेप करते थे बहादुर शाह। ये पुर्तगालियों को देखना नहीं चाहते थे, इनके व्यापार को नहीं देखना चाहते थे। तो किसी के काम में तुम अड़चन डालोगे, किसी के बीच आओगे तो वो क्या करेगा? तुमको छोड़ तो नहीं देगा। और वैसे भी वो लोग तो वैसे मतलब फिरंगी है, तो वैसे भी छोड़ने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा और व्यापारिक समझौता के चलते इससे मिलना चाहा। किससे? ये नीनो डी कुन्हा जो है ये बहादुर शाह से मिलना चाहे। तो मिलने के दौरान गए थे मिलने, लेकिन पूरे एकदम षड्यंत्र के साथ गए थे। मिलने पर ही उनको वहीं पर सिमटा दिया। किनको? बहादुर शाह को। कहाँ पे जानते हो? गुजरात में। गुजराती थे ना, देखो गुजराती शासक थे, मतलब ये गुजरात के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। तो वहीं पर इसको लिपटा दिए, उसकी हत्या कर दिए, ऐसे समझ लो। आगे है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एकमात्र ऐसी यूरोप की कंपनी है जो मुगल वंश की स्थापना से पहले स्थापित हुआ था। ये तो पहले ही बता चुके हैं। पुर्तगाली, ध्यान देना, पुर्तगाली
जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली, इसका पतन हुआ। पतन मतलब समझते हो ना, पतन। क्योंकि उसके बाद आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई भारत, सबसे ज्यादा दमदार कंपनी जिन्होंने अपना सबसे अधिक वर्षों तक वर्चस्व रखा यहाँ पर, और सब जिसका सबसे ज्यादा दबदबा भी रहा। एक तरह से समझ लो सिर और ये सिर और लोमड़ी की कहानी समझ लो, कि उनके आते ही ये इन लोगों ने अपना रास्ता नाप लिया, पुर्तगालियों ने। क्या? अंग्रेजी शासक। अभी हम उसी पर आएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आएंगे ना, क्योंकि डच को बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्रिटिश को पहले पढ़ाएंगे। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उससे पहले जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पतन हुआ आने पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पतन का कारण क्या बना? पतन का कारण बना भारतीयों को लूटना। ये लोग मतलब बेरहमी से भारत को लूट रहे थे। अब बताओ, भारत में ही आकर यहाँ के शासक का हत्या कर देना, ये कहाँ तक सहज है? नहीं है। भारत को लूट रहे थे, यहाँ के महिलाओं से बोल रहे थे अपने पुरुषों को कि तुम शादी करो, विवाह करो, और विवाह कर करके सबका शोषण कर रहे थे। मतलब एक तरह से सामाजिक शोषण समझ लो, सामाजिक शोषण। तुम ना चाहते हुए भी जो हम बोलेंगे वो तुमको करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ऐसा है। और इन लोगों का मेन व्यापारिक कंडीशन यही था, दिमागी। लेकिन एक बात और है, ये जो यूरोपीय लोग होते थे ना, दिमाग के बहुत तेज होते थे। यहाँ के भारत के लोग दिल से खेलते हैं, वो लोग दिमाग से खेलते हैं। तो ध्यान देना, दिमाग से खेलने वाले की जीत हमेशा होती है, दिल से खेलने वाले का कब्र नीचे बन जाता है। तो दिमाग से अंग्रेज खेले तब ना इतना दिन भारत पर राज किए। 200 वर्ष में तो कौन शासन कर सकता था भारत पर? तो दिमाग से खेले ये लोग। पुर्तगालियों के बाद सबसे ज्यादा दिमाग से खेला है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन का था। अभी आएंगे उसी पर हम। और ये था, तो मतलब कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन का जो मुख्य कारण बना वो भारत को लूटना। लेकिन जैसा कि हम तुम्हें बताए कि पुर्तगालियों का भारत आगमन से अगर नुकसान हुआ है तो कुछ फायदे भी हुए, वो भी बताए। उसमें से एक और फायदा जो हम कल बताना भूल गए, नहीं बताए थे, वो ये था कि ये जो पुर्तगाली है ना, इसे पुर्तगालियों को राजा राम मोहन राय का एक तरह से आगामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने हमारे देश में, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ध्यान देना, अल्बुकर्क था उस समय जो शासक था, अल्बुकर्क था। उन्होंने जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में पुर्तगालियों का शासन था, दबदबा था, उनका शासन चल रहा था, वहां वहां उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। किस प्रथा का? सती प्रथा। ध्यान देना, सती प्रथा का अंत। अब कहोगे सर ये क्या होता है सती प्रथा? किसको पता है सती प्रथा के बारे में? सती प्रथा के बारे में पता है क्या था? सती प्रथा का मतलब समझ लो। सती प्रथा सबसे एक क्या कहा जाए, अच्छा प्रथा समाज का नहीं, बहुत गंदा प्रथा था। इसमें अगर पति किसी कारणवश निधन हो जाता था पति का, तो उसके साथ साथ पत्नी को भी उसी जनाजे पर जलाया जाता था। समझ रहे हो? इस पर काफी सीरियलें भी बनी है। ये प्रथा कहाँ तक सही है बताओ? भगवान, तुम चाहे यहाँ पर 100 बंधन बांध लो, 7 फेरे के बदले 14 फेरे ले लो आपस में, ईश्वर ने जो अवधि तुम्हारा तय किया है, तुम उसी दिनांक को, उसी डेट को मरोगे। तो शादी करने का मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ ही मरेंगे। लेकिन हाँ, कसम जरूर खाता है साथ जीने और मरने का। तो देखो, साथ में जी तो सकते हो लेकिन मर नहीं सकते हो, क्योंकि मरना तुम्हारे बस में ना है। आत्महत्या तो गलत है, नहीं करना चाहिए। तो साथ में मर नहीं सकता है, उस समय लोग साथ में मारते भी थे जानबूझ के।
लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो पति को नहीं, लेकिन पति अगर मर जाए तो पत्नियों को साथ में जलना पड़ता था। बहुत गलत प्रथा था। ये चीज देखकर पुर्तगालियों को गलत लगा। पुर्तगालियों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी, जब बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भी इस प्रथा को मतलब गलत प्रथा कहा और रोका। लेकिन पहले पुर्तगालियों ने सबसे पहले जहां जहां, जैसे गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, दादर एवं नागर हवेली, इन सब जगह जहां जहां उनका था ना शासन, वहां पर इस प्रथा का अंत कर दिया उन्होंने। कोई नहीं बोल सकते थे। जब राजाओं को, जब शासकीय को हत्या कर देते थे, छोटा मोटा आदमी क्या बोलेंगे इसके खिलाफ, समझ रहे हो ना। तो पहला शासन करना पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने अंत कर दिया था। और एक बात जान लो, पुर्तगालियों से पहले एक राजा हुआ करते थे हमारे इधर, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने प्रयास किया था एक बार इस प्रथा का अंत करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। सफल हुए कौन? तो पुर्तगाली सफल हुए। इसीलिए पुर्तगालियों को राजा राम मोहन राय का, यानी अल्बुकर्क को, पुर्तगाली उस समय गवर्नर जो थे वो अल्बुकर्क थे, अल्बुकर्क को उसका आगामी कहा जाता है। सॉरी, आगामी नहीं, पूर्वगामी, क्योंकि पहले उन्होंने किया तो उसको पूर्वगामी कहेंगे, उसके रास्ते पर चलने वाले। तो उन्होंने अंत किया इस प्रथा का, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलो, ये भी हो गया। और क्या? और पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी केरल के कोचिन के कोस्ट में 1503 ईस्वी में। पहला व्यापारिक कहाँ खोला था? कोचिन। पहला व्यापारिक कोठी जो है, या व्यापारिक संस्था जो है, स्थान, इन्होंने केरल के कोचिन के कोस्ट में खोला था। कोचिन के कोस्ट भी कहा जाता है इसको, कोचिन के कोस्ट, यानी कोचिन तो स्थान है ही, वहां पर जिस जगह पे खोला गया उसे कोस्ट कहा जाता था। और पहला व्यापारिक कब खोला था ये भी जान लो, 1503 में। 1503 में कब खोला था? अब तुम बता दो हमको। 1503 मतलब कि ये 1500 तक कौन था? 1500 तक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यही था ना, 9 से 15 तक। इसका मतलब 15 के बाद जो बना दूसरा सॉरी, हाँ, 1505 में बना कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ओहो हो, हम कहां से कहां चले गए। तो 9 से 1514 15 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहा। तो मतलब पहला 1505 में बना था ना। ओहो, जिस समय ये कंपनी स्थापित हुई थी केरल के कोचीन में, उस समय इसका मतलब कि ये वायसराय का पद नहीं था। ठीक है, वायसराय का पद था ही नहीं। ठीक है, वो ऐसे ही काम चल रहा था, लेकिन कंपनी स्थापित तो हो चुकी थी। वैसे भी हम लोग तो जानते ही है ना, जब कंपनी 1498 में ही आ चुकी थी पुर्तगालियों की, तो पहला 1505 ईस्वी में जब गवर्नर का पद आया, तो उससे पहले तो ऐसे ही चल रहा था काम। कितने साल तक? लगभग 7 साल चलिए गया ना। नहीं, 7 साल से ज्यादा चला। 7 साल, 2 साल उधर, अब 5 साल, 4 साल इधर, 6-7 साल चला। क्योंकि 1503 में ये 1505 में पहला गवर्नर आए थे, वायसराय। ठीक है। कुन्नूर के कोस्ट में, ये जो कुन्नूर का कोस्ट है कहाँ पर है? कुन्नूर के कोस्ट दूसरा, केरल का कुन्नूर के कोस्ट में। हाँ, तो कुन्नूर, या फिर ऐसे लिख लो, कुन्नूर के कोस्ट में, कोस्ट। यहाँ पर जो अपना कंपनी स्थापित हुआ था, ये 1505 में हुआ था, और 1505 में ही अपना गवर्नर का पद आया था, पहला आया था ना। तो बस इस सारे पॉइंट को अब नोट करना है, लिखो, उसी में लिख लो। लिख लो, तो सब नोट करवा देते हैं। देखो, गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। दूसरा, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी लिखना,
व्यापारिक कोठी। पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी केरल के कोचीन के कोस्ट में, केरल में लिखना, केरल में कोचीन के कोस्ट में, केरल में कोचीन के कोस्ट में 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में खोला। उसके बाद तथा अगला पॉइंट, दूसरा व्यापारिक कोठी केरल में कुन्नूर के कोस्ट में, केरल में कुन्नूर के कोस्ट में, कुन्नूर के कोस्ट में तथा दूसरा व्यापारिक कोठी केरल में कुन्नूर के कोस्ट में सन 1505 ईस्वी में खोला था। आगे लिखो, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा। देखो हिंदी सब में सबका नाम जो है ना, तुमको आप रात साहब बता देते पूरा क्लियर। हर्षिकार दीर्घी का फर्क तुमको किताब में नजर आएगा, क्योंकि सबका नाम हिंदी में नहीं है ना, होता है इंग्लिश में है। तो कहीं हर्षिकार दीर्घी का इधर उधर तुमको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा किताब में, जैसे हम लिखाए थे मुनीज, अब्दुल मुनीद, तुमको किताब में भी ऑब्जेक्टिव में होगा मुजीद लिखा होगा, लिखा था ना। तो ये सब समझ जाना, मुजीद और मुनीद ऐसे ही, ठीक है। हम भी देखे हैं कई जगह मिस्टेक ऐसा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। कहीं पे अल्फांसो डी कुछ और है, मतलब चलो हाँ, वो जो तुमको बताए थे कैफ ऑफ गुड होप, उसका हिंदी कुछ और होगा, ऑब्जेक्टिव में था ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। अलग अलग नाम, गूगल कुछ और नाम बताएगा, वो कुछ और, वो कुछ और, ऐसे कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कहीं कहीं बोला जाता है। तो क्या लिखा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा शिफ्ट कर दिया, या फिर गोवा को बनाया, गोवा को बनाया। आगे, नीनो डी कुन्हा ने ही गुजराती शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट, भारत को लूटना ही
पुर्तगालियों के पतन का कारण बना, पुर्तगालियों के पतन का कारण बना, पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। अच्छा, ये पॉइंट लिखा है, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केरल में कोचीन की कोस्ट में, लिखा है नहीं है ना? हाँ ठीक है, ईस्वी लिखा दिए ना 1503 और 5, ठीक है। हम्म, और लिखो। लिखो, अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय, अल्बुकर्क को, अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय, अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित, पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। लिखा, सती प्रथा का अंत कर दिया। ये कल लिखाए थे ना, हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हॉर्मुज में अपना अड्डा बनाया था। चलो ठीक है, एस्टादो द इंडिया, यहाँ से 99% तुम्हारा जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है ये खत्म हो चुका है। अब आज तो ऐसे स्टार्ट हमको करना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट टाइम, तुमको भी एग्जाम देने जाना है, वैसे तो अभी 8 बज रही है, ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है, लेकिन आगे की भी क्लास है। कल से तुम लोगों का टाइम चेंज कर देते हैं। अब बोलो कौन सा टाइम रखें, सुबह या शाम या दोपहर, कौन सा परफेक्ट टाइम रहेगा? तुम लोग बोलो, सुबह शाम दोपहर में से कौन सा ठीक रहेगा? सुबह का ही, उधर तुम लोग बोलो। सुबह का नहीं, शाम का। सुबह तो मिनिमम, अगर सुबह बुलाएंगे ना, कम से कम 8:30 में बुलाना पड़ेगा हमको, 8:30 से 10, क्योंकि 10th वाले की क्लास लेंगे तो 7 बजे शुरू होगा, तो उसको भी कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम लग जाता है, 8:30 बज जाएगा। 8:30 से 10, कोई दिक्कत इस टाइम में? क्या किसी को रोटी वोटी बेलने में दिक्कत हो सकता है? तुमको कोई दिक्कत?
तुम दोनों को दिक्कत है, कल वो नहीं आई थी। हाँ देखो, बिहार पुलिस बनने के लिए पढ़ रहे हो, क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो? कुछ तो बनने के लिए ही पढ़ रहे हो, ऐसे तो नहीं आते हो कॉपी लेके। तो देखो एक बात जान लो, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि पढ़ने वाला बहुत है लेकिन मरने वाला कोई नहीं है। और नौकरी पाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, मरना जरूरी है, जान लो। क्योंकि पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, लाखों विद्यार्थी तुमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। जो मरने की शक्ति रखता है ना पढ़ाई के लिए, नौकरी उसके मुट्ठी में आ जाता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, कहा है कि नहीं कहा है? तो सोच लो, नदियों से आदर पाना चाहते हो गंगा की तरह तो पर्वत को छोड़ के निकल जाओ। और सूरज के तरह चमकना चाहते हो तो छिपने से काम नहीं चलेगा, निकल कर जलना पड़ेगा उसकी तरह ना। हीरा ऐसे नहीं चमकता है, उस पर धार लगता है बहुत ही ज्यादा, समझा? हाँ हाँ ठीक, तो ठीक है, ये आज का मोटिवेशन था। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने वाला तुमसे बढ़िया बढ़िया है, जान लो बात को। तुम कंपटीशन की दुनिया में पैर रखे हो, यहाँ पर गिनती होती है उल्टा नीचे से। पास पास नहीं, पास तो मैट्रिक इंटर होता है, यहाँ पे रैंक आता है। 20,000 के अंदर आया तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो पढ़ने वाला तुमसे बेहतर लाखों है। हाँ, बहाने बनाने वाले का नाम 20,000 के बाद आता है, जान लो, पहले बता दिए हैं। तुम लोगों को देखकर इतना तुमको लग रहा है कि इसमें से 2-3 पैसा हो जो पक्का बिहार पुलिस बन जाओगे। अब कौन बनोगे पता नहीं, अपने आप में सोचो कौन बनोगे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुझे लग रहा है कि बन जाओगे। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें बनना है तो तुम मेहनत करो। सब तो नहीं बन पाओगे, ये लिख के दे देते हैं, सब नहीं बन पाओगे, लेकिन अपने आप में सोचो कि कौन बनने वाले हो। 3 तो कम से कम बनोगे अभी तक में। क्योंकि पढ़ने का रौनक, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा जिज्ञासा, जुनून, ये चीजें बयां करती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कोई जबरदस्ती या मतलब एक तरह से टाइम पास, ये यहाँ पे नहीं चलता है। एक भूख होनी चाहिए, जैसे खाना खाने का भूख होती है ना, तो तुम वर्दी पाने का तुम्हारे पास भूख होनी चाहिए, और उस भूख के सामने दूसरा कोई भूख काम नहीं आना चाहिए। रात को 2 बजे भी उठना पड़ सकता है तुमको, जैसे नींद टूटेगी तुम्हारे हाथ में किताब होना चाहिए। कितनों के हाथ में 2 बजे मोबाइल होता है, कितनों के हाथ में सर के नीचे तकिया होती है, लेकिन तुम्हारे हाथ में उस समय किताब होनी चाहिए। वो हुआ भूख, जुनून, तब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। हम इस बार बिहार पुलिस का जो बैच, इसमें हेडिंग क्या दिया जानते हो? कि वर्दी आपकी जिम्मेदारी मेरी। तो उस जिम्मेदारी पर तो तुमको भी चलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो मैंने तुम्हें कहा, पढ़ने वाले बहुत हैं लेकिन मरने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर मरने वालों की गिनती होती है, जो मर सकता है उसके लिए जान दे सकते हो। जान देने का मतलब मरना ही नहीं कह रहे हम, उस मरने का तात्पर्य कुछ और है, समझा? ठीक है, मिलते हैं कल। कल का टाइम बता दो कब? 8:30 ठीक है? तुम लोग बोलो, कहीं जाओगे भी, कहीं कुछ काम, खाना पीना बनाना होगा, सुबह बना लेना। नहीं बनाते हो, खाते तो हो ना? ठीक है, तो 8:30 बजे आ जाना, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद कोई क्लास भी नहीं है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब छुट्टी देंगे, ठीक है? और इसको कंप्लीट करके फिर और भी चीज, अभी मैथ है,
साइंस है उसमें भी बहुत जल्द आएंगे। 3 घंटे कम से कम, अभी तो 1.5 घंटे चल रही है, अब 3 घंटे चलेगी क्लास बीपी का। 3 घंटे में क्या होगा, 1-1.5 घंटा तो हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। अगले 1-1.5 घंटे में तुम लोग जो बोलोगे, या तो मैथ या साइंस, क्या चाहते हो बोलो। मैथ, साइंस, इंग्लिश। इंग्लिश से तो कम ही पूछेगा, लेकिन मेरा मानना है जो चीज़ ज़्यादा पूछेगा उसको पढ़ना चाहिए। जैसे एसएसटी का पेपर पढ़ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा यही रहता है, इसको कंप्लीट करेंगे एक एक करके। सोच रहे थे बिहार स्टार्ट करने के लिए, बिहार स्पेशल जीके, ठीक है। बिहार स्पेशल जीके जो है ये 30 नंबर का आएगा। कितना आता है रे? 30 नंबर बिहार स्पेशल। 70, टोटल 70 रहेगा। उधर 30 नंबर में तुम्हारा आ जाएगा इंग्लिश, मैथ वगैरह, हिंदी 10 या 30। तो देखते हैं, जो ज़्यादा है पहले वही ना पढ़ेंगे। ये ज़्यादा है, 40 नंबर तो सिर्फ यही है जो पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के। एसएसटी में जो जो पेपर आएगा तुम्हारा, इतिहास से 3 पार्ट में डिवाइड है। तो मैं तो सोचा हूँ कम से कम, इस जब से स्टार्ट किया, डे 4 है ना ये आज, तुम सोचे हैं कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर सोचे हैं मॉडर्न। 25 दिन काफी हो गया, टारगेट है कि 20 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। देखो सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, लेकिन जो कछुए की चाल से चलते रहेगा, एक दिन तुम खत्म कर दोगे हर चीज को। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, निरंतर बने रहो। 15 से 20 दिन में हम सोचे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने। 14 टॉपिक है, 25 दिन लगेगा, 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी तो ब्रिटिश, इसको पुर्तगाली को खत्म करने में आज चौथा दिन है, नहीं लगता चौथा दिन, 3 दिन नहीं लगता, ज्यादा लंबा था इसलिए। कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जाओ। हाँ, रिजल्ट कल सुनाएंगे। तैयारी किए हो बढ़िया से? बस 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 बनिए जाओगे तुम, दौड़ो न खाली, बिहार पुलिस का ही बनोगे। दौड़ो भी, रनिंग वनिंग बनाओ।